एन्यूरिज्म जो है वो एक ऐसा इस तरह का डिसऑर्डर है जो कि वेसल वॉल को अफेक्ट करता है, और इस तरह के डिसऑर्डर में वेसल की वॉल जो है वो किसी भी पर्टिकुलर रीजन में परमानेंटली डायलेट हो जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर डायलेटेशन कैसा है, इरिवर्सिबल है, यानी वहाँ पर वो नॉर्मल नहीं होता। एक बार डायलेट होगी वेसल उस पार्ट में, फिर वो डायलेटेड है, वो नॉर्मल नहीं होगी। तो इस तरह का जो डिसऑर्डर है वो एन्यूरिज्म कहलाता है। तो एन्यूरिज्म की डेफिनेशन अपने देखते हैं कि इट इज़ ए टाइप ऑफ वेस्कुलर डिसऑर्डर इन विच वेसल वॉल इज डायलेटेड इन ए पर्टिकुलर लोकलाइज्ड रीजन एंड दिस डायलेटेशन इज इरिवर्सिबल इन नेचर, ठीक है। अब यहाँ पर इसमें अपन देख कोजेज, व्हाट आर द डिफरेंट कोजेज। तो देखो वेसल की वॉल परमानेंटली डायलेट तो नहीं हो सकती, क्योंकि आपने पढ़ा है कि वेसल की वॉल की स्ट्रक्चर आपने पढ़ी है, इसमें 3 डिफरेंट लेयर्स, ट्यूनिका, एक्सटर्ना, मीडिया और इंटरना है। एक्सटर्ना जिसको अपन ट्यूनिका एडवेंटिटिया भी बोलते हैं। तो ये इस तरह के 3 लेयर्स पाई जाती हैं। तो यहाँ पर वेसल डायलेटेशन नहीं पाया जाता, क्योंकि इलास्टिक फाइबर्स हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से वेसल में इलास्टिसिटी प्रेजेंट होती है। यानी एक बार डायलेट होगी और फोर्स जैसे ही ब्लड का कम होगा तो वो नॉर्मल हो जाएगी, रिकॉइल हो जाएगी, ऐसी कंडीशन पाई जाती है। लेकिन यहाँ पर परमानेंटली डायलेट हो रही है, इसका मतलब है कि वेसल की वॉल में कोई ना कोई ट्रूमा है, जिसकी वजह से उसकी इलास्टिसिटी डिक्रीज हुई है, और वेसल अब डायलेट जो होगी अब वो वापस रिकॉइल नहीं हो रही है, क्योंकि उसमें इलास्टिक फाइबर्स हैं वो डैमेज्ड हैं। तो उसका कारण क्या है, तो देखो कारण जो है उसमें एक तो मेन कोज जो है, जैसे कि अपने जेनेटिक डिसऑर्डर्स ले लेते हैं। तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो हैं उसमें जैसे कि मार्फन सिंड्रोम है, कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स जो हैं तो उसमें मार्फन सिंड्रोम है। तो इस तरह के डिसऑर्डर्स में क्या है कि जहाँ पर भी कनेक्टिव टिश्यू रिचली प्रेजेंट है उसमें डिजेनरेटिव चेंजेस आने लग जाते हैं, वेसल की वॉल भी अफेक्ट होने लग जाती है, और उसकी वजह से उसमें एन्यूरिज्म प्रेजेंट हो जाता है। आर्टेराइटिस है, यानी कि वेसल की वॉल में कोई भी इन्फ्लामेटरी चेंजेज अपीयर हो रहे हैं, और इन्फ्लामेटरी चेंजेज यदि अपीयर हो रहे हैं तो वहाँ पर वेसल की वॉल में डिजेनरेटिव चेंजेज और लेटर ऑन वहाँ पर परमानेंट डायलिटेशन प्रेजेंट होगा। तो दूसरा कोज हो गया इन्फ्लामेशन, ठीक है ना। इन्फ्लामेशन का मुख्य कोज जो है यहाँ पर अपने को इन्फेक्शन मिलता है। यदि इन्फेक्शन है और वहाँ से उस पार्ट में डायलिटेशन हो गया, तो इसमें एक एग्जांपल अपन जैसे सिफिलिटिक एन्यूरिज्म लेते हैं, तो उसमें भी क्या होता है, सिफिलिटिक एन्यूरिज्म में जो वेसल की वॉल है उसमें इन्फ्लामेटरी चेंजेस प्रेजेंट होते हैं, और लेटर ऑन वहाँ पर डायलेट हो जाती है वेसल, और एन्यूरिज्म की कंडीशन प्रेजेंट होती है। इसके अलावा और आप क्या देखोगे, इसके अलावा आप देख रहे हो कि यहाँ पर एन्यूरिज्म जो है उसकी फॉर्मेशन में मुख्य कारण जो है वो है एथेरोस्क्लेरोसिस, और एथेरोस्क्लेरोटिक प्लग जो फॉर्मेशन होती है। यानी कि एथेरोस्क्लेरोसिस की जो पैथोफिजियोलॉजी अपन पढ़ेंगे, एक अलग से टॉपिक है, उसमें आप देखोगे कि एथेरोस्क्लेरोसिस की कंडीशन में जो वेसल की वॉल है उसमें ट्यूनिका इंटीमा को इंजरी होती है, जिसकी वजह से लेटर ऑन वहाँ पर फोम सेल्स हैं वो अपीयर होने लग जाती हैं, और फोम सेल के द्वारा कुछ टॉक्सिक कंटेंट्स हैं वो रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर डिजेनरेटिव चेंजेज अपीयर होने लग जाते हैं, वेसल की वॉल है वो वीक होने लग जाती है, और वहाँ पर एन्यूरिज्म की फॉर्मेशन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन जैसा कि आपने टॉपिक पढ़ा है, हाइपरटेंशन क्या होता है। हाइपरटेंशन जो है वो एक टाइप का हीमोडायनेमिक डिसऑर्डर है, जिसमें कि ब्लड प्रेशर नॉर्मल से अबव हो जाता है। नॉर्मल से अबव यानी कि अपन ने पढ़ा है सिस्टोलिक जो है 120 mm/Hg और डायस्टोलिक जो है 80 mm/Hg है, और यदि यह ब्लड प्रेशर नॉर्मल से अबव, वो हो सकता है माइल्ड, वो हो सकता है मॉडरेट, वो हो सकता है सीवियर। तो इस तरह के डिसऑर्डर्स जो है वो माइल्ड हाइपरटेंशन से अबव वाली कंडीशन यानी मैलिग्नेंट वाली कंडीशन जब होती है तो उसमें इस तरह के चांसेस ज़्यादा होते हैं वेसल में इस तरह के डिसऑर्डर अपीयर होने के। तो मैलिग्नेंट टाइप ऑफ हाइपरटेंशन है तो उसमें इस तरह के डिसऑर्डर अपने को मेनली प्रेजेंट हो जाते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि ये कोजेज हैं जिसकी वजह से ये एन्यूरिज्म की कंडीशन है वो डेवलप हो जाती है। अब यहाँ पर अपन टाइप्स देखते हैं, एन्यूरिज्म के डिफरेंट टाइप क्या है। तो एन्यूरिज्म को अपन क्लासीफाई करते हैं, तो क्लासीफाई अलग अलग तरह से इसको किया गया है, लेकिन अपन यदि शेप और साइज के आधार पर इसको क्लासीफाई करें तो इसमें आप देखोगे अलग अलग टाइप का एन्यूरिज्म है। इसमें सबसे पहले तो अपन देखते हैं जैसे सैकुलर एन्यूरिज्म है, यानी डायलेटेड जो पार्ट है वेसल वॉल वो यदि अपन विजुलाइज करें तो अपने को शैक लाइक दिखाई दे, थैलेनुमा संरचना दिखाई दे, तो उसको सैकुलर एन्यूरिज्म बोल दिया। इसके अलावा दूसरा जो क्लासिफिकेशन अपन देखेंगे तो उसमें है जैसे कि सिलेंड्रिकल एन्यूरिज्म। सिलेंड्रिकल एन्यूरिज्म में क्या है कि जो डायलेटेड वेसल का जो पार्ट है वो उसमें दोनों जो साइड की जो लेयर्स है वॉल की जो लाइनिंग है वो अपने को एक दूसरे के पैरेलल दिखाई देती है, समानांतर दिखाई देती है। तो इस तरह की जो अपीयरेंस है डायलेटेड पार्ट का वो अपने को सिलेंड्रिकल अपीयर होगा, तो उसको सिलेंड्रिकल एन्यूरिज्म नाम दे दिया। इसके अलावा और दूसरे टाइप का एन्यूरिज्म है, उसमें आप देखोगे फिजिफॉर्म एन्यूरिज्म। फिजिफॉर्म और
स्पिंडल टाइप, यहाँ पर क्या होगा, स्पिंडल टाइप एन्यूरिज्म है। स्पिंडल टाइप में क्या है कि जो वेसल वाल जो डायलेट हुई है, वो डायलेटेड जो पार्ट है वो क्या होगा, वो डायलेटेड पार्ट जो है वो अपने को विजुअलाइज होगा स्पिंडल शेप या फिर स्टार लाइक अपीयरेंस होगा। तो अलग अपीयरेंस है, तो उसके लिए उसको दे दिया नाम स्पिंडल टाइप ऑफ एन्यूरिज्म। सिफिलिटिक एन्यूरिज्म, वहाँ यहाँ पर कोज के आधार पर दिया है सिफिलिटिक एन्यूरिज्म। सिफिलिटिक एन्यूरिज्म में आउटा है वो मेनली अफेक्ट होता है, असेंडिंग आउटा है और असेंडिंग आर्च ऑफ आउटा है, और थोरेसिक आउटा हुआ है मेनली वो डेवलप हो मेनली अफेक्ट होता है, और उसमें वेसल वाल है वो डायलेट हो जाती है परमानेंटली। सिफिलिस में भी जो टर्सरी स्टेज है सिफिलिस की, उसमें आउटा है वो मेनली इन्वॉल्व होता है, और वहाँ पर ये एन्यूरिज्म की कंडीशन प्रेजेंट होती है। और यदि एसोसिएट सिम्टम हाइपरटेंशन का साथ में है तो वहाँ पर ज़्यादा चांसेस होते हैं इस तरह की कंडीशन डेवलप होने के। इसके बाद में आप और अदर टाइप जो एन्यूरिज्म देखोगे, एक देखोगे आप बेरीज एन्यूरिज्म। बेरीज एन्यूरिज्म है, इसमें माइक्रो वेसल्स हैं। माइक्रो वेसल्स यानी ऐसी वेसल जो नैरो है, नैरो ल्यूमेन जो रखती हैं, स्पेशली सर्कुलोविलिस की ब्रांचेज। सर्कुलोविलिस आपको वेल नोन, सर्कुलोविलिस क्या है, सर्कुलोविलिस जो है वो एक नेट लाइक वेस्कुलर चैनल है जो कि इंट्राक्रैनियली प्रेजेंट होता है एट द बेस ऑफ द ब्रेन, जिसकी फॉर्मेशन 2 वर्टिब्रल आर्टरीज और 2 इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज जो हैं उसके द्वारा इनकी फॉर्मेशन। और ये चारों वेसल्स जो है इंट्राक्रैनियली आपस में अनास्टोमोस होती हैं, और अनास्टोमोस होने के बाद में एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बनती है, इससे डिफरेंट ब्रांचेज निकलती हैं। ये सभी ब्रांचेज जो हैं वो पूरे ब्रेन को ब्लड सप्लाई करती हैं। तो यहाँ पर इन सर्कुलोविलिस की ब्रांचेज में परमानेंट डायलेटेशन की कंडीशन प्रेजेंट होती है, तो उस कंडीशन को बेरीज एन्यूरिज्म बोलते हैं। यहाँ पर बेरीज एन्यूरिज्म की फॉर्मेशन होने के ज़्यादा चांसेस जब हैं जब इंट्राक्रैनियल जो इसमें यदि हाइपरटेंशन की कंडीशन, मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन होता है तो उस कंडीशन में बेरीज एन्यूरिज्म होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इस तरह से अपन ने देखा कि ये डिफरेंट टाइप के एन्यूरिज्म। इसमें एक टाइप का एन्यूरिज्म और है, इसमें ऐड किया गया है, वो है डिसेक्टिंग एन्यूरिज्म। डिसेक्टिंग एन्यूरिज्म क्या है, यह है एक इस तरह का एन्यूरिज्म है जिसमें वेसल वाल जो है वो डायलेट तो हो गई है, लेकिन डायलेट होने का कारण क्या है, यहाँ पर आप देखोगे कि ब्लड जो है उसमें प्लाज्मा वाटरी कंटेंट है वो ओकुमुलेट होने लग जाता है इन बिटवीन ट्यूनिका मीडिया एंड इंटरना। ट्यूनिका मीडिया और इंटरना के बीच में जो स्पेस है उसमें ओकुमुलेट होने लग जाता है, जिसकी वजह से वेसल वाल है वो बाहर की तरफ डायलेट होने लग जाती है, स्वेलअप हो जाती है। और इस टाइप के अपीयरेंस को, जब वेसल वाल डायलेटेड होगी तो उस टाइप के अपीयरेंस को क्या बोलते हैं अपन, डिसेक्टिंग एन्यूरिज्म बोलते हैं। सर्पेंटाइल टाइप एन्यूरिज्म, सर्पेंटाइल जो है टाइप ऑफ एन्यूरिज्म, इसमें क्या होता है, वेरिकोज एन्यूरिज्म और सर्पेंटाइल एन्यूरिज्म। यहाँ पर जो वेसल वाल जो है वो डायलेट होगी और डायलेटेड जो पार्ट्स हैं वेसल के वो सर्पेंटाइल लाइक अपीयरेंस होंगे, यानी वहाँ पर जो डायलेटेशन है वो एक लोकलाइज्ड पार्ट में नहीं है, वहाँ पर साथ साथ में और मल्टीपल रीजन्स हैं वेसल के वो अफेक्ट हुए हैं और वो डायलेटेड है, और अपीयरेंस जो है वेसल की वाल का वो सर्पेंटाइल लाइक होता है, यानी मल्टीपल रीजन्स हैं जो कि डायलेटेड है और उनके बीच में नॉर्मल स्केप एरियाज प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पर ये जो रीजन है ये अपने को बताएंगे अपने सर्पेंटाइल लाइक। अब इसमें यहाँ पर आएंगे बात सिम्टम्स की। तो देखो एन्यूरिज्म बहुत इजी है सिम्टम्स इसका बताना। सिम्टम जनरली एन्यूरिज्म के सिम्टम लेस प्रेजेंट होता है, यानी यदि किसी सराउंडिंग और एडजॉइनिंग जो स्ट्रक्चर्स हैं उसके ऊपर यदि डायलेटेड वेसल वाल जो है उसका यदि कोई प्रेशर एक्सर्ट नहीं हो रहा, किसी स्ट्रक्चर प्रेशर वो एक्सर्ट नहीं कर रही है, डाल रही है, तो वो उसके सिम्टम्स नहीं प्रेजेंट होंगे। लेकिन सिम्टम कब आएंगे, सिम्टम आएंगे जब वो एडजॉइनिंग स्ट्रक्चर के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेगी। तो यहाँ पर सिम्टम को पिकुलर नहीं है, यहाँ पर सिम्टम डिपेंड करता है कि ऐसी कौन सी स्ट्रक्चर है उसके चारों तरफ जिसके ऊपर वो प्रेशर एक्सर्ट है। वेन है तो वेन में ब्लड का रिटर्न नहीं हो पाएगा और ब्लड का रिटर्न हड्डी हट की तरफ नहीं हो पाएगा, तो क्या होगा, जो डिस्टल पार्ट है उसमें यानी कि वीनस एनगोर्जमेंट की कंडीशन प्रेजेंट होगी, स्वेलिंग प्रेजेंट होगी, और यदि लिम्फ वेसल पर ऑब्स्ट्रक्शन है तो लिम्फ का फ्लो भी नहीं हो पाएगा उस वेसल से होते हुए, तो सिम्टम जो है वो लिम्फोडिमा का आने लगता है। नर्व फाइबर है यदि उसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है तो उस कंडीशन में सिम्टम जो है वो किसके आएंगे, यहाँ पर आप देखोगे सिम्टम्स जो है वो न्यूरोलजिक सिम्टम प्रेजेंट होंगे, देर में भी रेफर्ड पेन के सिम्टम मेनली प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह से ये सिम्टम्स जो है वो डिपेंड करता है कि साइट कौन सी है जिसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है। इसके बाद में बात है कॉम्प्लिकेशंस की। तो कॉम्प्लिकेशंस कौन सी होंगी, तो इसमें एक कॉम्प्लिकेशन तो है रप्चर।
रप्चर है। रप्चर वाली कंडीशन कब प्रेजेंट होती है? मेनली एन्यूरिज्म की फॉर्मेशन है, जो कि सीधी सी बात है, जहाँ पर एन्यूरिज्म हो गया वहाँ पर वेसल की वाल है वो वीक है, और यदि वाल वीक है तो और वहाँ पर साथ में एसोसिएट कंडीशन यदि हाइपरटेंशन की है तो वहाँ पर मच मोर चांसेस हो जाते हैं कि वो पार्ट जो है वेसल की जो वाल का वो रप्चर हो जाएगा, और रप्चर होगा तो उसकी वजह से इंटरनल हेमरेज होगा, सीवियर इंटरनल हेमरेज होगा, जिसकी वजह से पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो इस कंडीशन में रप्चर एक मेन जो है कॉम्प्लिकेशन है। दूसरी कॉम्प्लिकेशन क्या है? थ्रोम्बोसिस, इन थ्रोम्बस फॉर्मेशन। थ्रोम्बस फॉर्मेशन क्यों होगी? जैसे कि वेसल वाल डायलेटेड है तो उस रीजन में ब्लड का जो फ्लो होगा वो टर्बुलेंट होगा, और ब्लड का फ्लो यदि टर्बुलेंट होगा तो ब्लड का जो नॉर्मल एक्सियल ब्लड फ्लो है वो डिस्टर्ब्ड होगा, और ब्लड जो सेल्स हैं वो सेंट्रल रीजन से पेरिफेरल रीजन की तरफ आएंगी, और उसकी वजह से एंडोथेलियल सेल्स हैं उसको ट्यूमा होगी, ल्यूकोसाइट सेल्स की वजह से और अदर सेल्स हैं उसकी वजह से, तो वहाँ पर ब्लड के डिफरेंट कंपोनेंट है वो अडर होने लग जाएंगे, और एक मैकेनिज्म जो है वो थ्रोम्बोसिस की होगी, थ्रोम्बस लाइक लीजन है वहाँ पर अपीयर होने लग जाएगा, उसकी फॉर्मेशन होने लग जाएगी, और उसकी वजह से थ्रोम्बस का लीजन जैसे जैसे साइज में बड़ा होता चला जाएगा, हो सकता है वहाँ पर इस्चीमिया के सिम्टम्स होने लग जाएंगे। और अगली जो कॉम्प्लिकेशन आएगी वो है थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, यानी यही लीजन जो है वो यदि डिटेच हो जाएगा और ब्लड के फ्लो के साथ साथ ये मूव करने लग जाएगा तो आगे जाकर के नैरो ब्लड वेसल को ये ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, और नैरो ब्लड वेसल को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा तो वहाँ पर सिम्टम्स जो है वो डिस्टल पार्ट में इस्चीमिया के आने लग जाएंगे। डिपेंड करता है कि उसने पूर्ण कंप्लीटली वेसल को ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया है, ओक्लूड कर दिया है, तो उस कंडीशन में सिम्टम्स जो है वो डिस्टल पार्ट में इन्फार्क्शन के आने लग जाएंगे, और यदि पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन हुआ तो इस्चीमिया के आएंगे। ठीक है, तो ये मुख्य कॉम्प्लिकेशन है एन्यूरिज्म।